मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हूं, लेकिन अहंकार क्यों? मेघ ने पूछा। विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आसान है। उन्हें अपने छिपे हुए कार्ड के बारे में अनुमान लगाते रहने दें। इस तरह भले ही वे आपको मारना चाहें, वे हिचकिचाएंगे और पुष्टि की मांग करेंगे। माया शहर जैसे अपरिचित क्षेत्र में होने के कारण उनके लिए सटीक जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र तरीका तलवार चाकू सेक्ट के माध्यम से होगा, और इससे मुझे आपकी ओर से बोलने का अवसर मिलता है। मेघ को अचानक समझ आ गया। अच्छा, और दूसरा कदम यह है कि मैं उन्हें सब कुछ समझाऊं। मैं बताऊंगा कि शुभनाश की मौत तलवार चाकू सेक्ट द्वारा राक्षस के खिलाफ एक योजना का हिस्सा थी। इस तरह वे समझ जाएंगे कि तुम्हें मारने का मतलब तलवार चाकू सेक्ट को भड़काना और उसके अधिकार को चुनौती देना है। हालांकि अघोर चाकू सेक्ट कमजोर नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि उनमें हमारा विरोध करने की हिम्मत है। मेघ ने सिर हिलाया। अघोर चाकू सेक्ट का सबसे शक्तिशाली द्वारिका जेनिथ किंगडम के भीतर एक शीर्ष विशेषज्ञ था, लेकिन तलवार चाकू सेक्ट के विशाल प्रभाव की तुलना में वह महत्वहीन था, पूरी तरह से कचरे की पेटी। कुछ सोचने के बाद मेघ ने सावधानी से पूछा, अगर हम दावा करते हैं कि विपिन छद्म रूप में एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो राक्षस को लुभाने की कोशिश कर रहा है, और शुभनाश ने इस रहस्य को खोज लिया है जिससे हमें गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो क्या यह उचित लगता है? यह उनके गुस्से को कृतज्ञता में भी बदल सकता है। विपिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। हालांकि आप यह नहीं कह सकते कि विपिन एक शक्तिशाली व्यक्ति है। यह मेरी ओर से एक सूक्ष्म संकेत के रूप में आना चाहिए, अन्यथा यह केवल संदेह को आमंत्रित करेगा। यह समझ में आता है। मेघ ने सहमति जताई। उनकी स्थिति ऐसे रहस्यों को जानने के लिए पर्याप्त नहीं थी,
लेकिन तलवार चाकू सेक्ट के शाखा नेता का बयान वजनदार होगा। फिर भी अब उसकी सुरक्षा पूरी तरह से विपिन पर निर्भर थी। अगर विपिन उसकी तरफ से नहीं बोलता तो वह बर्बाद हो जाएगा। मैं महाराज की चिंताओं को समझता हूं, विपिन ने हंसते हुए कहा, लेकिन जरा सोचिए, आपकी मृत्यु से मुझे क्या लाभ होगा, खासकर इतनी उदार भेंट के बाद। मैं मदद क्यों नहीं करूंगा? मेघ ने सिर हिलाया। हालांकि मायाशाही परिवार का अतीत में तलवार चाकू सेक्ट की शाखा से टकराव हुआ था, लेकिन उनके समग्र संबंध सौहार्दपूर्ण थे। इसके अलावा उन्होंने कभी भी विपिन को व्यक्तिगत रूप से नाराज नहीं किया था। मुझे हॉलमास्टर अधिराज पर संदेह नहीं है, बस स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर लगती है। मेघ ने आह भरी, यह जानते हुए कि यह अभी भी उसे पूरी तरह से आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। विपिन ने रुककर फिर से आश्वासन दिया, यह कैसा रहेगा? अगर अघोर चाकू सेक्ट वास्तव में किसी को जांच के लिए भेजता है तो हत्या का आदेश देने की बात स्वीकार करें, लेकिन फिर दोष मुझ पर मढ़ दें। कहें कि यह मेरे निर्देश पर हुआ था। खुद को बचाने के लिए मेरे पास स्थिति को स्पष्ट रूप से बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। धन्यवाद हॉलमास्टर अधिराज, आपकी समझदारी के लिए। मेघ ने आखिरकार राहत की सांस ली। इस वादे के साथ वह बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करता था। भले ही अघोर चाकू सेक्ट दुर्जय था, वे उसे, एक राजवंश के राजा को, सच्चाई की पुष्टि किए बिना नहीं मारेंगे। अच्छा, विपिन ने फिर से बाहर निकलते हुए कहा, चूंकि मामला सुलझ गया है, इसलिए मैं यहां से चला जाता हूं। हॉलमास्टर अधिराज, अपना ख्याल रखना। कमांडर, हमारे मेहमान को बाहर तक ले जाओ। मेघ ने हाथ हिलाकर इशारा किया। गोल्डन गार्ड, जिसने डेस्टिनी डिस्क को वापस लाया था, विपिन का पीछा करते हुए उसे महल से बाहर ले गया। जल्द ही कमांडर चाय के हॉल में लौट आया और उसने गहराई से सिर झुकाया। महाराज, अतिथि को विदा कर दिया गया है। अच्छा, मेघ ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां हल्के से चाय की मेज पर टैप कर रही थीं। कुछ देर सोचने के बाद उसने ऊपर देखा और बोला, मुझे याद है कि हॉल मास्टर अधिराज अविवाहित हैं, लेकिन उनके कुछ शिष्य हैं जिनकी वे बहुत परवाह करते हैं। हमारी खुफिया जानकारी भी यही कहती है। कमांडर हू ने सिर हिलाकर पुष्टि की। मेघ की आंखें ठंडी चमक उठीं। मैंने पहले जो कोल्ड बोन जेड जहर तैयार किया था, उसे वापस ले आओ। तलवार चाकू सेक्ट के गुप्त एजेंटों का उपयोग करके उसके शिष्यों को इसे देने का तरीका ढूंढो। अगर वह झूठ बोलने या अपनी बात से मुकरने की हिम्मत करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसके शिष्य उसके साथ कब्र तक जाएं। कमांडर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली
और जल्दी से हॉल से बाहर चले गए। इस बार मुझे वाकई जैकपॉट मिल गया। अपनी संपत्ति की ओर वापस जाते हुए विपिन अपनी चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ चला गया। 1000 डेस्टिनी डिस्क। ओरिजिन वर्ल्ड में प्रवेश करने के क्षण से लेकर अब तक उसने कभी भी इतनी सफल लड़ाई नहीं लड़ी थी। इससे पहले एक भी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार बस थोड़ी सी धमकी के साथ उसने एक अप्रत्याशित लाभ कमाया था। टूट जाओ। एक विचार के साथ 5 डेस्टिनी डिस्क टूट गए। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की एक धारा में परिवर्तित हो गए जो विपिन वर्ल्ड की ओर पागलों की तरह बढ़ गए। विपिन वर्ल्ड, जिसे विपिन ने ओरिजिन कोर के विकल्प के रूप में बनाया था, ने पहले स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की हजारों धाराओं को अवशोषित कर लिया था। हालांकि इससे कुछ स्थिरता मिली थी, लेकिन जैसे जैसे इसकी सीमा का विस्तार हुआ और इसने अधिक स्रोत ऊर्जा को अवशोषित किया, इसने अस्थिरता के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। अब डेस्टिनी डिस्क की प्रचुर आपूर्ति के साथ वह इसे एक बार में सुदृढ़ कर सकता है और दुनिया को पूरी तरह से स्थिर कर सकता है। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 5 मिलियन धाराएं नीली धाराओं में संघनित हो गईं, जो विपिन वर्ल्ड के चारों ओर ऊंचे पत्थर के खंभों की तरह बहने लगीं और पहले से कांप रही दुनिया को मजबूती से अपनी जगह पर स्थिर कर दिया। जैसे ही ओरिजिन कोर स्थिर हुआ, विपिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी प्रकार की बाधा को छू लिया हो और उसके भीतर एक दरार दिखाई दी। इस तरह की बाधा केवल प्रमुख क्षेत्रों के बीच ही मौजूद थी। चूंकि आत्मदक्ष और अजेय दक्ष दोनों ही ओरिजिन कोर क्षेत्र के 9वें स्तर से संबंधित थे, इसलिए ऐसी बाधा मौजूद नहीं होनी चाहिए। यह देखते हुए कि वह अभी हाल ही में आत्मदक्ष में पहुंचा था और अजेय दक्ष दायरे में भी प्रवेश नहीं किया था, यह असंभव था कि यह स्टार रिवर लेवल में बाधा बन जाए। फिर से कोशिश करते हैं। हैरान होकर विपिन ने अपनी आत्मा को एकाग्र किया और अपना ध्यान पहले हुई अनुभूति के स्थान की ओर लगाया। ऐसा लगता है 9999 हॉर्स पावर वाला फेट लॉक उसे अचानक एहसास हुआ। ओरिजिन कोर क्षेत्र में साधकों के लिए, चाहे उनका संचय कितना भी विशाल हो या उनकी शक्ति कितनी भी प्रबल हो, वे केवल 9999 हॉर्स पावर तक ही पहुंच सकते थे। ठीक उसी तरह जैसे जेड बोन क्षेत्र में साधक 113 अश्व शक्ति तक ही सीमित थे। यहां तक कि विपिन ने भी इस सीमा को नहीं तोड़ा था, जो दर्शाता है कि यह कितना दुर्जय था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अब 9999 हॉर्स पावर की सीमा को पार करने के कगार पर था? यदि वह सचमुच स्टार रिवर दायरे तक पहुंचे बिना भी आगे बढ़ सकता है, तो वह इसके बराबर होगा। पहले मैं इसे महसूस नहीं कर पाता था, शायद इसलिए क्योंकि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा अपर्याप्त थी और ओरिजिन कोर अस्थिर था। अब जब वे मुद्दे हल हो गए हैं, तो शायद मैं एक ही झटके में सफल हो सकता हूं। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या किसी ने पहले कभी 9999 हॉर्स पावर की सीमा को तोड़ा है। विपिन की आंखें उत्साह से चमक उठीं, यह जानते हुए कि यह प्रयोग करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है और उसकी वर्तमान पहचान अधिराज है। उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी संपत्ति पर वापस लौट आया। वहां पहुंचने पर वह अपने भुवनेश्वर रूप में लौट आया। अधिराज से कहो कि मेरी चोटें गंभीर हैं और मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए। जब तलवार चाकू सेक्ट के मुख्यालय से लोग आएंगे, तब वह मुझे बुला सकता है। उसने अपने कमरे में जाने से पहले मोहन को निर्देश दिया। अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठे विपिन ने अपना ध्यान नई खोजी गई बाधा की ओर लगाया। वह एक झिल्ली की तरह दिखाई दे रहा था और उसके पार तारों का एक विशाल सागर प्रतीत हो रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए उसके ओरिजिन कोर के भीतर की शक्ति बढ़ गई
और उसने उसे अवरोध की ओर पटक दिया। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। क्रूर बल काम नहीं करेगा। अपने आप को पुनः स्थिर करते हुए विपिन गहरी सोच में डूब गया। उस एक झटके से अवरोध में जरा भी हलचल नहीं हुई, फिर भी इसने उसे लगभग मार डाला। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो ये संभावना थी कि अवरोध के टूटने से बहुत पहले ही उसकी जान चली जाती। कुछ देर तक सोचने के बाद भी कोई हल न निकलने पर विपिन ने अपना माथा पीट लिया। बहुत बेवकूफ। अगर मैं इसका हल नहीं निकाल सकता तो कोई और जरूर निकाल सकता है। क्यों ना उनसे पूछा जाए। एक फीकी मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगलियों को एक साथ लाया, जैसे कि एक तलवार पकड़ रहे हों, और उन्हें शून्य में फेंक दिया। हृदय जुड़वां धागों के जाल की तरह है जिसमें अनगिनत गांठें उलझी हुई हैं। स्वर्ग की करुणा तलवार तकनीक। फफकार। एक भंवर दिखाई दिया और जल्द ही मास्टर शेख की आवाज अंदर से गूंजी। मास्टर विपिन। मास्टर शेख, क्या आप रुक गए हैं? विपिन पूछे बिना नहीं रह सका। मैं ठीक हूं। मुझे कल्याण लोक में स्वर्ग की विरासत मिल गई है और मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मैं इसे वश में कर सकता हूं। मास्टर शेख ने उत्तर दिया। विपिन की आंखें चमक उठीं। कल्याण लोक में फंसे अन्य लोग जीवित रहने के बारे में चिंतित होंगे, फिर भी मास्टर शेख विरासत को वश में करने पर केंद्रित था। जैसा कि मास्टर शेख से उम्मीद थी, वह हमेशा की तरह अथक था। विपिन, क्या तुमको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा? मास्टर शेख की आवाज जारी रही। कुछ तो है, हाँ। विपिन ने फेटलॉक और बैरियर की अपनी खोज के बारे में विस्तार से बताया। आप सही हैं, मास्टर शेख ने विश्लेषण किया। डेस्टिनी लॉक ओरिजिन वर्ल्ड में स्वर्ग के भाग्य की नींव बनाता है। यह साधकों की सीमाओं को सीमित करने के लिए भाग्य का उपयोग करता है। जब तक आप भाग्य को तोड़ नहीं सकते, तब तक क्रूर बल के माध्यम से इसे पार करना असंभव है। भाग्य को तोड़ना? विपिन ने सोच समझकर सिर हिलाया। 7 सितारा लेवल में बाधा का सामना करते समय उसने हर तरीका आजमाया था, फिर भी उसकी ताकत अटकी हुई लग रही थी। चाहे उसकी साधना कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब भी वही स्थिति दिख रही थी। मास्टर शेख को विदाई देने के बाद विपिन गहन चिंतन में डूब गया। जब से मैंने देहांतरण किया है, मैंने मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की यात्रा की है, बार बार भाग्य की सीमाओं को तोड़ते हुए। उसके मूल शरीर के भाग्य के अनुसार उसे विपिन कबीले द्वारा उसके वंश को निकालने के बाद त्याग दिया जाना चाहिए था, जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए था। उसके पुनर्जन्म के बिना वह बहुत पहले ही धूल में बदल गया होता, अस्तित्व से मिट गया होता। फिर भी इसके बजाय वह भूमि को एकजुट करने के लिए उठ खड़ा हुआ और उसे 9 स्वर्गों का सम्राट घोषित किया गया। उसके लिए भाग्य टूटने के लिए ही बना था। एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या वह इस बार भी ऐसा कर पाएंगे। अगर मैं बाधा को समझ सकता हूं, तो मैं उसे तोड़ने में भी सक्षम हो सकता हूं। अगर ओरिजिन वर्ल्ड की तुलना ऐसे ही किसी खेल से की जाए, तो 113 हॉर्स पावर और 9,999 हॉर्स पावर की सीमाएं उसके पिछले जीवन की लाइट की स्पीड की सीमा के समान थीं। आम लोगों के लिए इसे तोड़ना लगभग असंभव था, लेकिन विपिन के लिए इतना भी नहीं। मनुष्य अपने विकल्पों के कारण भाग्य बदल सकता है, और विकल्पों पर सबसे बड़ा प्रभाव भावनाओं का होता है। जब लोग अपने भाग्य को बदलने की बात करते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें कोई ऐसा परोपकारी मिल जाए जो उनकी कीमत पहचाने, उन्हें सही रास्ता दिखाए, या फिर किसी युग की लहर पर सवार हो जाए। लेकिन इन सभी मामलों में भावनाएं शामिल होती हैं। किसी उपकारकर्ता द्वारा मान्यता प्राप्त होना पसंद किए जाने से उत्पन्न होता है। सही मार्ग खोजना आंतरिक तड़प से उत्पन्न होता है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए दूसरों से समर्थन, मार्गदर्शन और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यदि किस्मत बदलने वाली काली अघोर चाकू टेक्निक भाग्य टेक्निक के साथ कनेक्ट हो सकती है, तो क्या मैं अपने वर्तमान बंधनों को तोड़ने के लिए स्वर्गीय भाग्य का करुणा विकसित कर सकता हूं?
वह किस्मत बदलने वाले काले अघोर चाकू टेक्निक की साधना कर सकता था, क्योंकि उसने अघोर चाकू के भाग्य टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी। तो क्या स्वर्ग की तलवार तकनीक एक टेक्निक मैनुअल बना सकती है? कलाई के एक झटके से उसकी हथेली में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। स्वर्ग के लाइब्रेरी, नेचर और ऑर्डर से तलवार इंटेंट ब्लेड से निकली। पहले जब वह तलवार की तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता था, तो यह केवल मास्टर सेक से जुड़ने के लिए एक पुल के रूप में काम करता था। अगर वह वास्तव में तकनीक को पूर्णता से इस्तेमाल करना चाहता था, तो उसे एक वास्तविक तलवार के सहारे की आवश्यकता होगी। तलवार इंटेंट इतनी पावरफुल थी कि ब्लेड उसे सहन नहीं कर सका और तलवार तुरंत टूट गई। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। ओरिजिन वर्ल्ड में आने के बाद से उसने तलवार की तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था और परिणामस्वरूप कभी भी उपयुक्त हथियार की तलाश नहीं की। अगर एक साधारण लंबी तलवार इसे संभाल नहीं सकती थी, तो वह ऐसा हथियार कहां से ढूंढ सकता था जो इसे संभाल सके? कुछ संशोधनों का समय आ गया है। उसने अपने सामान पर नजर डाली और महसूस किया कि असाधारण गुणवत्ता की एकमात्र सामग्री कोल्ड नेदर आर्मर थी। एक विचार के साथ कवच विपिन वर्ल्ड में दिखाई दिया। एक हल्के स्पर्श से माया राजवंश का सबसे मजबूत रक्षात्मक हथियार पलक झपकते ही एक लंबी तलवार में बदल गया। विपिन वर्ल्ड उनका निजी क्षेत्र होने के कारण न केवल उन्हें एक शब्द के माध्यम से वास्तविकता को आकार देने की अनुमति देता था, बल्कि वस्तुओं के रूप को बदलना भी अविश्वसनीय रूप से सरल बना देता था। विपिन ने हाथ बढ़ाकर तलवार पकड़ ली। जैसे ही उसने तलवार को घुमाया, तलवार ने विपिन वर्ल्ड के भीतर हजारों मील लंबी एक जगह की दरार को काट दिया। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 5 मिलियन धाराओं को अवशोषित करने के बाद विपिन वर्ल्ड अब फिरमामेंट की तुलना में कहीं ज्यादा स्थिर थी। हालांकि यह अभी भी ओरिजिन दुनिया की स्थिरता से कम थी, लेकिन अंतर अब उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इतनी मजबूत दुनिया को एक ही बार से चीर देना तलवार की भयानक शक्ति को दर्शाता है। इतना खराब भी नहीं। विपिन की आंखें संतुष्टि से चमक उठी। यद्यपि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने हथियार बनाने का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी एक विश्व के स्वामी के रूप में अनगिनत महान मार्गों के सिद्धांत अब उनकी उंगलियों पर थे। यदि साधारण लोहार कवच को तलवार में बदल सकते हैं, तो कोई कारण नहीं था कि वह ऐसा न कर सकें, केवल बेहतर तरीके से। जब तक सामग्री अपरिवर्तित रहेगी, तब तक उनके द्वारा बनाया गया कोई भी हथियार अपने मूल स्तर से बेहतर होगा। इस प्रकार कोल्ड नेदर आर्मर से निर्मित लॉन्ग स्वॉर्ड पहले ही कवच के मूल स्तर को पार कर चुका था तथा गुणवत्ता के एक बिल्कुल नए क्षेत्र तक पहुंच चुका था। अपने कमरे में वापस आकर विपिन ने ब्लेड से निकलने वाली ठंडी आभा को महसूस किया। उसने पूरी तरह से प्रसन्न होकर स्वीकृति में सिर हिलाया। यह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली हथियार था जिसे उसने कभी इस्तेमाल किया था। इसकी तुलना में क्रिम्सन स्काई तलवार महत्वहीन थी। स्वर्ग में इस हथियार को बस यूं ही उछालने से इसकी तलवार की ऊर्जा से तथाकथित 9 स्वर्ग के सम्राट घायल हो जाते थे। मैं तुम्हारा नाम कोल्ड नेदर स्वॉर्ड रखूंगा। घोषणा के समय कोल्ड नेदर आर्मर ने एक हल्की सीटी जैसी ध्वनि निकाली, जो उत्तेजित होकर कांपने लगी। नया होने के बावजूद इसने पहले से ही अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित कर दी थी। अचानक स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर अराजकता हुई और बड़ी घंटी बजने लगी। कभी मेरे हृदय में भावों का ज्वार उठता था, धीरे धीरे वे शांत हो गए। कभी मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, धीरे धीरे मैं खुद भगवान बन गया। कभी मैंने संसार के सुखों का आनंद लिया, धीरे धीरे मेरी आसक्ति समाप्त हो गई। कभी मैंने पीड़ा से विलाप किया, धीरे धीरे मेरी आत्मा दृढ़ हो गई। और अब मेरे पास केवल एक शांत चित्त है। मेरी दृष्टि एक आरशी की तरह स्थिर है। मेरे हृदय में केवल धर्म का मार्ग शेष है। ये मेरा विपिन का धर्मनिष्ठ संकल्प है। हाथ में लंबी तलवार लेकर विपिन ने धीरे से स्वर्ग की पैथोस तलवार तकनीक का सार गाया। जैसे ही उसने 7 वाली साधना विधि को सक्रिय किया, ब्लेड से एक जबरदस्त तलवार माइंड फूट पड़ा।
तलवार ने मधुर ध्वनि निकाली, मानो किसी गहन शक्ति ने उसे पहचान लिया हो और वह उत्तेजना से कांप रही थी। जैसे ही तलवार इंटेंट विशाल आकाश में उड़ी, स्वर्ग को उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। असंख्य तूफानी बादलों के एक साथ आने से यह अतुलनीय रूप से अंधकारमय हो गया। गरज के साथ बारिश हुई, जो एक प्रचंड तूफान के आने का संकेत था। कहानी के बीच में हस्तक्षेप करने के लिए माफी चाहता हूं। अगर आपको कहानी सुनने में भरपूर मजा आ रहा है, तो हमारे YouTube चैनल नेक्सस नैरेटर को सब्सक्राइब करें। हमारे एपिसोड को एक लाइक और एक छोटा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमें भी खुशी होगी और हम आगे के एपिसोड बना पाएंगे। धन्यवाद। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं।